जी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहले तो समझते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते क्या हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं? तो डीएफसी इज ए सेपरेट रेल नेटवर्क। ये एक सेपरेट रेल नेटवर्क होता है, सेपरेट रेल नेटवर्क। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना, फ्रेट का मतलब होता है माल, फ्रेट का मतलब होता है माल, सामान। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज ए सेपरेट रेल नेटवर्क फॉर फ्रेट ट्रेन्स। जो माल को वाहक करने वाली ट्रेन्स होती है उनके लिए, फॉर फ्रेट ट्रेन्स डिजाइंड टू किस काम के लिए डिजाइन गया है? डिजाइंड टू decongest the existing lines, designed to decongest the existing lines, designed to decongest the existing lines, to improve the movement of the goods, to improve the movement of the goods, to improve the movement of goods, to improve the movement of the goods, to decongest the existing lines, improve the movement of the goods, decrease the or reduce the logistics cost, reduce the logistics cost, reduce the logistic costs, reduce the logistic costs, and boost the economy। इसके पर्पजेस साथ के साथ लिख दिए, and boost the economy by connecting, and boost the economy, and boost the economy, and boost the economy by connecting industrial hubs, industrial hubs, industrial hubs with ports। इंडस्ट्रियल हब्स को पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। इंडस्ट्रियल हब्स विद पोर्ट्स वाया हैवी हॉल, हैवी डबल स्ट्रेक ट्रेन्स ले लो आप, तो डबल स्ट्रेक ट्रेन्स है ना, डबल स्ट्रैक ट्रेन्स। ये है अगर डीएफसी की आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए तो, ये है अगर आपको डीएफसी की इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ गुड्स की जगह स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स लिख सकते हैं आप भले। टू स्पीड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट and boost the economic activity by connecting ports with the industrial hubs with heavy haul double stack trains। समझ में आ गई? सिंपल सी बात है सर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर पैसेंजर ट्रेन्स ऑपरेट नहीं होगी, केवल फ्रेट ट्रेन्स, मालवाहक ट्रेनें या मालगाड़ियां ही चलेंगी। तो मालगाड़ियों के लिए स्पेशली जो कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे उन्हें हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहेंगे। इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इंप्रूव होगी, मूवमेंट ऑफ द गुड्स बढ़ेगी। देखेंगे लास्ट में एडवांटेजेस क्या होंगे। मूवमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बढ़ेगी, रिड्यूस होगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। क्यों होता है? क्योंकि अगर जिन रास्तों के ऊपर पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं उन्हीं रास्तों के ऊपर यदि फ्रेट ट्रेन्स भी ऑपरेट होंगी तो आपने देखा होगा कई बार कि पैसेंजर ट्रेन्स को निकालने के लिए सामान्यतः मालगाड़ियों को रोक दिया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, अगर पैसेंजर रूट्स के ऊपर ही अगर फ्रेट ट्रेन से चलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता है। तो हमें आइडिया क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के पीछे, अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं तो जो टोटली आइडिया है वो है एक सेपरेट रेल नेटवर्क होना चाहिए फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुछ भी नहीं है, एक सेपरेट रेल नेटवर्क है फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर द फ्रेट ट्रेन्स। डीएफसी इज मतलब डेफिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो गई है। डीएफसी इज ए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज ए सेपरेट रेल नेटवर्क फॉर फ्रेट ट्रेन्स, फॉर फ्रेट ट्रेन्स। और डिजाइन क्यों किया गया है? इट हैज बीन अ डिजाइन टू डीकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग लाइंस। एग्जिस्टिंग लाइंस के ऊपर जो एग्जिस्टिंग जो रेल रूट है उनके ऊपर कंजेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेल रूट के ऊपर पैसेंजर ट्रेन्स भी चलेंगी,
अगर फ्रेट ट्रेन्स भी चलेंगी तो कहीं ना कहीं कंजेशन होगा। तो एग्जिस्टिंग जो रेल रूट्स हैं उनको डीकंजेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। टू टू स्पीड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स के मूवमेंट की स्पीड को बढ़ाता है कहीं ना कहीं। अगर सेपरेट ट्रैक्स होंगे फ्रेट के मूवमेंट के लिए जहां पर केवल मालगाड़ियां ही ऑपरेट होंगी, तो पैसेंजर ट्रेन्स की क्रॉसिंग के लिए मालगाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक एक आप कहेंगे कि स्पीड अप होगा मूवमेंट ऑफ द गुड्स का। और जब मूवमेंट ऑफ गुड्स का स्पीड अप होगा तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बूस्ट होगी। जब जिस समय माल की आवश्यकता है इंडस्ट्री को, उसी समय माल मिल जाएगा, भले कच्चे माल की बात करें, भले सेमी फिनिश्ड गुड्स की बात करें, ठीक है। इसी तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी फास्टर और टाइमली कर पाएंगे। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल बूस्ट होगी बाय कनेक्टिंग द इंडस्ट्रियल हब्स विद द पोर्ट्स वाया हैवी डबल स्ट्रेक ट्रेन, डबल 2 मंजिल वाली 2 इमारती ट्रेन की बात हो रही है। तो ये आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की डेफिनेशन हो गई है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पर्पस भी समझ में आ गया है, हमें उद्देश्य भी समझ में आ गया है कि इसे डिजाइन क्यों किया गया है, ठीक है। तो इतना समझना है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक सेपरेट रेल नेटवर्क है विच हैज बीन डिजाइंड स्पेशली टू ऑपरेट द फ्रेट ट्रेन्स। वहां पे केवल मालगाड़ियां चलेंगी। किस लिए? टू डिकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग लाइंस, to speed the movement of the goods, to reduce the logistic cost and to boost the economic activity. These are the purposes. Purposes मैंने साथ ही लिखवा दिए हैं। अब डीएफसी इन इंडिया की बात करते हैं। डीएफसी इन इंडिया की बात करते हैं, चैप्टर असली अब शुरू होता है। डीएफसी इन इंडिया की बात करते हैं। डीएफसी अगर इंडिया की बात करें हम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया की जब बात करते हैं तो सबसे पहले द आइडिया वाज बेसिकली फर्निश्ड इन द रेलवे बजट। द क्रिएशन ऑफ, सुनिएगा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, शुरू से शुरुआत करेंगे और आज तक की ये लिखा हुआ था स्ट्रेक, राहुल है ना, हैवी हॉल डबल स्ट्रेक ट्रेन्स। द क्रिएशन ऑफ, शुरू से शुरू करके आज कितनी प्रोग्रेस कर ली हमने वहां तक चलेंगे ना। द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाज प्रपोज्ड इन द रेलवे बजट। पहले आपको पता है रेलवे बजट सेपरेटली प्रस्तुत किया जाता था जनरल बजट के अलावा। रेलवे बजट प्रपोज्ड इन द रेलवे बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2005-6। जो फाइनेंशियल ईयर 2005-6 की हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2005-6 के लिए पहले एक व्यवस्था थी, शायद 2016-17 या 18 से ऐसा कर दिया गया है कि अब रेल बजट को जनरल बजट के साथ मिंगल कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। पहले ये परंपरा चली आ रही थी कि जनरल बजट अलग से प्रस्तुत होगा और रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब 2005-6 के फाइनेंशियल ईयर के लिए रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया, रेल मिनिस्टर द्वारा रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया, तो उसी रेलवे बजट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के क्रिएशन के लिए प्रस्ताव भी रखा गया। So the creation of the dedicated freight corridor was proposed in the railway budget for the financial year 2005-2006। क्लियर हो गई बात? क्रिएशन का प्रस्ताव रखा गया रेलवे बजट 2005-6 में ही। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? टू बिल्ड, मेंटेन एंड ऑपरेट, एक अथॉरिटी बनाई, आप कहें अक्टूबर 2016 में गवर्नमेंट क्रिएटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFFCIL was created dedicated freight corridor corporation of India limited was created as special purpose vehicle under the ministry, as special purpose vehicle under railway ministry, as special purpose vehicle under railway ministry, under ministry of railway, to build, maintain and operate, to build, maintain and operate, to build, maintain and operate, to build, maintain and operate DFCs, dedicated freight corridors in India।
तो एवरेज स्पीड्स जो होगी फ्रेट ट्रेन्स की वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाएगी, 25 के बजाय। एवरेज जो आती है, एवरेज स्पीड जो आती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास आती है ट्रेन्स की। लेकिन जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर ट्रेन्स चलेंगी, मालगाड़ियां चलेंगी, तो स्पीड 70 प्लस किलोमीटर पर आवर के आसपास हम ऑब्जर्व कर पाएंगे एवरेज स्पीड। तो कहीं ना कहीं गुड्स का मूवमेंट जो होगा वो स्पीडली होगा, जिससे टाइम सेविंग होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्लियर? तो सर, क्रिएशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाज प्रपोज्ड इन द रेल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन 2005-2006, और उसी के साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए एक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसका नाम था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। And DFCCIL was created as a special purpose vehicle under the Ministry of Railways to build, maintain and operate the DFCs। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 नंबर में या 1.5 नंबर में क्वेश्चन, कि भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बिल्ड करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, तो वो है DFCCIL। फुल फॉर्म में लिख देता हूं, DFCCIL फुल फॉर्म इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर के ऊपर, स्पेशल पर्पज व्हीकल के तौर के ऊपर इनिशिएट किया गया विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ओनली। और जब ये अपना काम खत्म कर देगा तो इट विल सीज टू ऑपरेट। स्पेशल पर्पज व्हीकल्स जो होते हैं किसी स्पेशल पर्पज को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और जैसे ही वो पर्पज फुलफिल हो जाता है तो दे सीज टू एग्जिस्ट। बट यहाँ पर चूंकि DFCCIL का काम इनको ऑपरेट और मेंटेन करने का भी है, तो इट इज नॉट गोइंग टू सीज। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू सीज टू एग्जिस्ट, है ना? तो समझ में आ गई। तो अक्टूबर 2016 में, 16 नहीं सॉरी 2006 है, क्या लिख दिया मैंने, 2006 में ही, साथ के साथ ही, सॉरी माय मिस्टेक, 2006 में, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 2006 कीजिएगा, अक्टूबर 2006, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 2016 मैंने लिख दिया, शायद बोला 2006 ही होगा, क्योंकि 2005-6 के रेलवे बजट में तो प्रस्ताव रखा हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने का, और 2006 अक्टूबर में हमने DFCCIL का एस्टैब्लिशमेंट भी कर दिया, DFCCIL को एस्टैब्लिश भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन स्टोन भी लेट डाउन करेंगे। फाउंडेशन स्टोन वाज, अब आप देखेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की अगर बात करें तो मेनली 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई। एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या पहले मैं ईस्टर्न को लिख देता हूं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई, जिनके नाम है क्रमशः ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की हमने बात की। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो कुल लंबाई होगी वो 1337 किलोमीटर होगी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1337 किलोमीटर, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 1506 किलोमीटर। टोटल दोनों को मिला दिया जाए तो लंबाई निकल के आती है कुछ 2843 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल लेंथ ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज 2843 किलोमीटर। 1337 किलोमीटर लंबा तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और 1506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कुल लंबाई निकल के आएगी लगभग 2843। आप चेक कर लीजिए, चेक करिए इस चीज को, 2843 है क्या। समझेंगे, एक एक फ्रेट कॉरिडोर को देखेंगे, मैप के ऊपर भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया। फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया गया सितंबर 2005 में। सितंबर 2005 में, एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं, व्हेन द फाउंडेशन स्टोन वाज लेट डाउन।
2006 में ही थे दोनों के, है ना, सितंबर 2006 सितंबर 2000। तो अब हमने क्या किया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 2 फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन, फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन, फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन बाय देन प्राइम मिनिस्टर, लेड डाउन बाय देन प्राइम मिनिस्टर, लेड डाउन बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन एट लुधियाना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन सितंबर 2006, सितंबर 2006 में, इन सितंबर 2006 द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईडीएफसी का मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और डब्ल्यूडीएफसी का मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और साथ ही अगले महीने ही जब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, तो फाउंडेशन स्टोन वाज लेड डाउन बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह इन अक्टूबर 2006। मतलब 2006 में ही हमने इनके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी। हमने 2005-6 के रेलवे बजट में आइडिया प्रस्तुत किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने का कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। मूवमेंट, इंप्रूव द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, टू स्पीड अप द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, टू डीकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग रेल लाइंस, और टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो कुछ चीजें हमारे दिमाग में थी, कुछ पर्पजेस हमारे दिमाग में थे, उनको अचीव करने के लिए हमने डीएफसी का आइडिया पुट फॉरवर्ड किया 2005-6 में रेल बजट के साथ ही। और 2006 में सितंबर और अक्टूबर 2006 में हमने फाउंडेशन स्टोन भी लेड डाउन कर दिए, क्रमशः रेस्पेक्टिवली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए। मतलब कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है सितंबर 2006 में और अक्टूबर 2006 में। वेरी नाइस। अब ये जो 2 कॉरिडोर्स मैंने आपको बताए हैं, ईडीएफसी, थोड़ा सा इनको बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कहां से कहां तक है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 2 हैं हमारे पास, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर इनका मैप के ऊपर भी देखेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये साहनेवाल पंजाब से लेकर सोननगर यूपी तक है, सोननगर बिहार तक है। साहनेवाल इन पंजाब से सोननगर बिहार, मतलब साहनेवाल से शुरू होगा, ध्यान से सुनिएगा, साहनेवाल से शुरू होगा, सुनिएगा, साहनेवाल से शुरू होगा पंजाब में साहनेवाल से शुरू होगा। पंजाब के बाद में हरियाणा आएगा, हरियाणा से गुजरने के बाद में यूपी, और यूपी से गुजरने के बाद में बिहार, यूपी से गुजरने के बाद बिहार, सोननगर बिहार में पहुंच जाएगा, सोननगर बिहार। ये है हमारे लिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि साहनेवाल पंजाब से शुरू होकर, साहनेवाल पंजाब लुधियाना में है, साहनेवाल पंजाब से शुरू होता है, साहनेवाल पंजाब से शुरू होगा और बीच में हरियाणा और यूपी से गुजरता है, हरियाणा और यूपी से गुजरता है और सोननगर बिहार में टर्मिनेट होता है, सोननगर बिहार में टर्मिनेट होता है। ठीक है, और टोटल जो रूट लेंथ निकल कर आती है शायद 1291 किलोमीटर निकल के आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल रूट लेंथ यहां पर निकल के आती है 1291 किलोमीटर, यहां तक की रूट लेंथ निकल के आती है 1291 किलोमीटर। एक सेकंड दीजिए, एग्जैक्ट मैं लिख देता हूं, 1291 किलोमीटर। अभी आपको सारी चीजें समझा दूंगा मैं। हाँ जी, 1291 किलोमीटर बिल्कुल सही है, 1291 किलोमीटर। कुछ डिस्टरबेंस थोड़ी आ रहा है, अच्छा ये हिला है। अब 1337 कहां से होगा जी राहुल? अब अगर हम ये टोटल जो रूट लेंथ साहनेवाल से सोननगर की निकल के आती है, ये आती है 1291 किलोमीटर, 1291 किलोमीटर। आपको इतना गहराई में नहीं जाना है, समझा दूंगा मैं भी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो चलता है
वो वेस्ट कोस्ट के सारे चलता है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो शुरू होता है, ये शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र से शुरू होता है। फिर ये माय डियर गुजरात में एंटर करता है। गुजरात के बाद में फिर ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद में यूपी। यूपी में कहा? दादरी इन यूपी। दादरी इन यूपी। दादरी इन यूपी में ये टर्मिनेट होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से शुरू होता है, फिर गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में दादरी यूपी में ये टर्मिनेट होता है। दादरी यूपी में ये टर्मिनेट होता है। और इसकी जो रूट लेंथ अगर सामने निकल के आती है तो रूट लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर की निकल के सामने आती है। टोटल रूट लेंथ 1506 किलोमीटर निकलकर सामने आती है। रूट लेंथ जो है कितनी निकलकर सामने आती है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रूट लेंथ निकल के सामने आती है 1506 किलोमीटर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल टू दादरी यूपी। फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल टू दादरी यूपी 1506 किलोमीटर लंबाई का ये रूट है, 1506 किलोमीटर। और वो है साहनेवाल इन पंजाब टू सोननगर बिहार वाया हरियाणा एंड यूपी 1291 किलोमीटर। ठीक है, 1291 किलोमीटर। उसमें 46 किलोमीटर एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा जिससे वो 1337 हो जाएगा अभी। ठीक है। ईडीएफसी इट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। यहां पर हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है। इट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। इट इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। यहां हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है। वर्ल्ड बैंक से हमने फाइनेंस लिया है। इट इज फंडेड बाई, इट इज फंडेड बाई, इसको फंड किया है। द प्रोजेक्ट हैज बीन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज बीन फंडेड बाई जिका, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, Japanese International Cooperation Agency has funded the project. It has been funded by, it has been funded Eastern Dedicated Freight Corridor, Western Dedicated Freight Corridor। दोनों को अलग से समझाना हो तो ये आप कह सकते हैं कि फंडिंग एजेंसी जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, along with the government of India, वर्ल्ड बैंक has funded the project। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो फंडिंग एजेंसी है वो है जिका, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और क्या इंक्लूड कर सकते हैं दोनों में अगर अंतर के तरीके से ही चलें तो? अगर प्रोग्रेस की बात करें आज की तारीख में, प्रोग्रेस को मैं अलग से बताऊंगा। प्रोग्रेस की बात करें आज की तारीख में, यदि प्रोग्रेस की बात की जाए, प्रोग्रेस की बात की जाए तो प्रोग्रेस में ईडीएफसी हैज बीन फुली कंप्लीटेड। इट इज फुली कमीशनड, 100% ऑपरेशनल। It is fully operational and commissioned. It is fully operational. It is fully operational. Eastern Dedicated Freight Corridor was made fully operational. It was commissioned and was made free operation in April 2024 में। Now Eastern Dedicated Freight Corridor की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो ये fully functional है, 100% ऑपरेशनल है। ये 100% ऑपरेशनल है। यहाँ पर फ्रेट जो ट्रेन है उनका मूवमेंट हो रहा है। इट इज़ 100% ऑपरेशनल। अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो इट इज़ येट 93% ऑपरेशनल है। ये केवल 93% ऑपरेशनल है। इट इज़ नॉट फुली फंक्शनल, नॉट फुली ऑपरेशनल। ओनली 93% ऑफ द जो रूट है उसी के ऊपर फ्रेट ट्रेन का मूवमेंट होता है। And it is likely to be completed, it is likely to be fully operational by December 2025 itself. Maybe it may take some more time. तो अगर प्रोग्रेस की बात करें दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स की, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज नाउ फुली ऑपरेशनल। It is 100% commissioned and fully operational. It has already been commissioned and put into operation, and the whole route of the Eastern Dedicated Freight Corridor is operational, and it is being used by the freight trains. बट अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज येट नॉट फुली ऑपरेशनल। ओनली 93% ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैज बीन पुट अंडर द ऑपरेशन और हैज बीन कमीशनड। ठीक है, प्रोग्रेस अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कंप्लीट होनी है। और करा देंगे, अभी और समझते हैं चीजों को। जरा समझते हैं क्या है कहानी, जरा समझते हैं क्या है कहानी। थोड़ा सा अगर मैं एक नॉर्मल मैप के ऊपर समझाने की कोशिश करूं
अगर नॉर्मल मैप के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, फिर मैं इसका एक मैप, उसको भी समझ पाएंगे फिर आप, है ना। एक अगर नॉर्मल मैप के ऊपर ऊपर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये है लुधियाना, पंजाब में लुधियाना, और लुधियाना में ये है साहनेवाल, यही जगह है साहनेवाला, साहनेवाल ऐसे ले ले, इन पंजाब, साहनेवाल इन पंजाब। साहनेवाल पंजाब से होते हुए हरियाणा होते हुए यूपी में एंटर करेगा ये फ्रेट कॉरिडोर। और ये कहाँ तक है? बिहार में सोननगर तक, बिहार में सोननगर तक है, बिहार में सोननगर तक है। आगे इसको दानकुनी वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंड करने की परियोजना है, वो अभी आपको बताऊंगा मैं। तो साहनेवाल से सोननगर तक है, और साहनेवाल से सोननगर तक है ये, ठीक है। यहां पर यूपी में एक जगह है इस पे खुर्जा, यूपी में इसके ऊपर एक जगह है खुर्जा, ये भी याद रखना है। साहनेवाल से सोननगर, पंजाब हरियाणा यूपी होते हुए सोननगर, सोननगर बिहार तक अपना हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो रही है, ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसी तरह अगर चलेंगे, इसी तरह अगर चलेंगे तो मुंबई से शुरू करेंगे, जेएलएनपीटी से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से यदि मैं शुरू करूं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से अगर मैं शुरू करता हूं, तो गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए दादरी यूपी तक आता हूं। खुर्जा की लोकेशन थोड़ी मुझे चेंज करनी पड़ेगी मैप के ऊपर आपको क्लियरली बताने के लिए। खुर्जा नाम की जगह को थोड़ा अपन यहां कर देते हैं यूपी में। तो भैया ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए जाएगा दादरी यूपी तक। ये कहां तक जाएगा? दादरी इन यूपी तक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से शुरू हुआ है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, यदि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, तो इट स्टार्ट्स एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई एंड टर्मिनेट्स एट दादरी यूपी। इन बिटवीन इट पासिस थ्रू गुजरात एंड राजस्थान, in between it passes through Gujarat and Rajasthan and finally terminates at Dadri in UP and starts at Jawaharlal Nehru Port Terminal Mumbai। क्लियर है बात? समझ में आ गई सर बात? बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र से शुरू होता है, गुजरात में होते हुए, राजस्थान में होते हुए दादरी यूपी पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी बताई है मैंने? ये 1506 किलोमीटर लंबा है, ये 1506 किलोमीटर लंबा है। और ये व्हाइट वाला जो स्ट्रेच मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपको 1291 किलोमीटर लंबा बताया है। अब आगे क्या किया है? आगे इन दोनों कॉरिडोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। आगे ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही पार्ट है, खुर्जा से लेकर दादरी यूपी तक, खुर्जा से लेकर दादरी यूपी तक भी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही पार्ट है। और ये जो है 46 किलोमीटर लंबा रूट है। खुर्जा से दादरी वाला जो रूट है, ध्यान से देखिएगा, ये खुर्जा से दादरी वाला जो रूट है, खुर्जा से दादरी वाला जो रूट है, खुर्जा से दादरी वाला जो रूट है, ये रूट टोटल 46 किलोमीटर लंबा है। तो हमने क्या किया है? दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स की, हमने दोनों फ्रेट कॉरिडोर्स की कनेक्टिविटी भी इंश्योर कर दी है। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये येलो वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों को जोड़ दिया हमने, दादरी को खुर्जा से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो स्ट्रेच है छोटा सा, ये 46 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है। तो टोटल ईडीएफसी की जो टोटल लेंथ हो जाएगी, अब ईडीएफसी की टोटल लेंथ हो जाएगी 1291, तो ये है ही 1291, तो ये है ही, प्लस खुर्जा से दादरी 46 किलोमीटर और इस तरह ईडीएफसी की टोटल लेंथ हो जाती है 1337 किलोमीटर। समझ में आया है नहीं? यहाँ तक समझ में आया है तो बताइए। वाटर बोतल कहाँ भूल गया मैं। यहाँ तक समझ में आया है तो बताइए, फिर मैं आपको एक्चुअल मैप के ऊपर लेके चलता हूँ। क्लियर है तो थम्स रेज करें आप लोग, ताकि आगे बढ़ सकूं मैं। ऐसा मैप बनाया आप एग्जाम में ऐसा मैप बनाने की कोशिश करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। यस और नो? समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा दिख रहा होगा आपको? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? इसको थोड़ा दूसरा कलर से बना देता हूं मैं, ताकि और अच्छा आपको दिखे। तो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर,
तो टोटल लेंथ ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितनी हो गई? टोटल लेंथ कितनी हो गई? 1506 किलोमीटर प्लस 1337 किलोमीटर। समझ में आ गई होगी। तो ये दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात चली थी। मैंने बताया आपको नाउ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज कंप्लीटेड। आगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बढ़ाया जाएगा। ऐसे देखिए, आगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बढ़ाकर पहले तो अंदाल वेस्ट बंगाल और फिर दानकुनी वेस्ट बंगाल तक ले जाने की बात है। अंदाल और आगे दानकुनी, आगे दानकुनी तक इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, अंदाल से लेकर दानकुनी की। तो आपको कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि सानेवाल से सोननगर के बाद में सोननगर से अंदाल और दानकुनी, अंदाल और दानकुनी वेस्ट बंगाल तक इसे बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि अलग से हमने और फ्रेट कॉरिडोर्स भी प्रपोज किए हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, मेनली हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे अभी, फिर आगे बताऊंगा चर्चा। फिर मैं आपको इसको इंडिया के ओरिजिनल मैप के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, विजिबल हो तो आपको, विजिबल हो तो इंडिया के ओरिजिनल मैप के ऊपर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, विजिबल है शायद। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से चला 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 गुजरात होने के बाद राजस्थान होने के बाद में दादरी पर आकर टर्मिनेट हो गया, दादरी पे आकर टर्मिनेट हो गया। ये तो है हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये जो अब रेड में दिखेगा आपका साहनेवाल, साहनेवाल से पिलखनी होते हुए, खुर्जा होते हुए, भोजपुर होते हुए सोननगर तक, सोननगर तक, ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और दादरी से खुर्जा को कनेक्ट करने वाला रूट भी, दादरी को खुर्जा से कनेक्ट करने वाला रूट भी क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही है, ईस्टर्न का ही पार्ट है। मतलब मैंने ये आपको बता दिया है, इस पे ज्यादा आप गौर नहीं करें अब, है ना। तो अब इनकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनका पर्पस भी देख लेंगे। अगर आज की तारीख में इनके प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो प्रोग्रेस ऑफ डीएफसीज की बात करें, अगर हम प्रोग्रेस ऑफ डीएफसीज की अगर बात करें हम, तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज 100% कमीशनड, इज 100% कमीशनड, is 100% commissioned. Eastern dedicated freight corridor is 100% commissioned and has been put into has been made fully operational. It is 100% commissioned. और यदि मैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अगर बात करूं तो इट इज नाउ अराउंड 93.2% कमीशनड, 92% ही कमीशन हुआ है अभी तक। इस रूट का, टोटल रूट का केवल 93.2% ही यूटिलाइज किया जा रहा है और 93.2% ऑफ WDFC हैज बीन पुट इनटू ऑपरेशन। मतलब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज नाउ फुली ऑपरेशनल। द एंटायर रूट लेंथ ऑफ 1337 किलोमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय द फ्रेट ट्रेन्स। बट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का केवल 93.2% हिस्सा ही अभी ऑपरेशनल हुआ है, अभी हैज बीन पुट इनटू ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गई। ये तो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अराउंड 93.2 है ना, एग्जैक्टली 93% के आसपास है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो देखते हैं अब कितना। इसकी तो लंबाई है 1337 किलोमीटर और इसमें से आप देखेंगे टोटल लंबाई तो है 1506 किलोमीटर। टोटल लेंथ तो कितनी है? टोटल लेंथ है 1506 किलोमीटर, लेकिन कमीशनड लेंथ कितनी है अभी? कमीशनड लेंथ कितनी है? कमीशनड लेंथ कितनी है अभी? कमीशन लेंथ जो है 1404 किलोमीटर, कमीशनड लेंथ 1404 किलोमीटर। इसमें बात करें तो टोटल लेंथ की बात करें तो 1337 किलोमीटर और कमीशनड लेंथ की अगर बात करें तो पूरी की पूरी लेंथ कमीशन हो गई है, कमीशनड लेंथ भी 1337 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, कमीशनड लेंथ भी उतनी है। तो टोटल कमीशनड लेंथ, टोटल कमीशनड लेंथ कितनी है? अगर टोटल लेंथ बात करते हैं दोनों की तो टोटल लेंथ दोनों की 2843 आती है।
लेकिन टोटल कमीशनड लेंथ की अगर बात करें, टोटल कमीशनड लेंथ, टोटल कमीशनड अगर लेंथ की बात करें, टोटल कमीशनड लेंथ इज 2741 किलोमीटर। चेक कर लें आप, 1404 प्लस 1337, 1404 प्लस 1337, 1471। समझ में आई बात क्या है? सर 1337 में से पूरा का पूरा 1337 को कमीशन कर दिया है, हैज बीन पुट इनटू ऑपरेशन, इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द फ्रेट ट्रेन्स, इज फ्री फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स। जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो 1506 किलोमीटर का रूट लेंथ है, उसमें से अभी तक 1404 किलोमीटर का रूट लेंथ ही हम यूज कर रहे हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द फ्रेट ट्रेन्स। अराउंड 93.2% ऑफ द रूट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। तो टोटल दोनों की जो लेंथ आती है 1337 प्लस 1506, तो वो लगभग 2843 किलोमीटर आती है। उस 2843 में से जो टोटल कमीशनड लेंथ है वो 1404 प्लस 1337 है, जो कि 2741 है। और अगर आप निकालेंगे 2843 में से 27, तो अगर टोटल की बात करें, अगर फुली डीएफसी की बात करें, तो 96.4% कमीशनड हो गया है। ओवरऑल 96% ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैज बीन कमीशन। ओवरऑल बात करें, ओवरऑल कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें, ओवरऑल ऑपरेशनल स्टेटस की बात करें, तो अराउंड 96.4% ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैव बीन पुट अंडर ऑपरेशन, हैव बीन मेड फंक्शनल। 96.4% ऑफ डीएफसी हैज बीन कमीशनड, हैज बीन कमीशनड है ना, बाई अप्रैल 2025 है ना। आगे थोड़ा सा स्टेटस को चेक करते रहिएगा, आगे स्टेटस को थोड़ा आप चेक करते रहिएगा। एग्जाम अभी थोड़ा सा लेट है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी फुली ऑपरेशनल हो जाए आने वाले टाइम में। इसकी डेडलाइन थी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फुली ऑपरेशनल होने की, दिसंबर 2025 ही। तो आने वाले 1-2 महीने में अगर ये भी फुली ऑपरेशनल हो जाता है तो 100% फुली ऑपरेशनल हो जाएगा पूरा का पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। समझ में आ गई? तो ये तो हो गया इसका प्रोग्रेस ऑफ डीएफसी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब इसके ऊपर करंटली क्या चल रहा है वो अपन देख लेते हैं। इसके ऊपर करंटली कौन कितनी ट्रेन मूव करती है पर डे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और कितना लोड ये मैनेज कर रहा है अभी, ये सब चीजें बात कर लेते हैं। यहां तक समझ में आई तो थम्स रेज कीजिए। प्रोजेक्ट का स्टेटस भी मैं आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी अगर आप बात करेंगे प्रोग्रेस में ही, अराउंड 325 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अराउंड ऑन एन एवरेज, अराउंड ऑन एन एवरेज, on an average around 325 trains are running, around 325 trains are running, 325 trains are running on dedicated freight corridors। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर लगभग, मैं पहले आपको काम की चीज बता रहा हूं ना, ऑन एन एवरेज 325 ट्रेन्स आर रनिंग पर डे, are running per day, on an average around 325 trains are running per day, around 325 trains are running per day। यहां पे एवरेज स्पीड ऑफ द मूवमेंट जो है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो निकल के सामने आती है वो 70+ किलोमीटर पर आवर निकल के सामने आती है। ऑल दीज ट्रेन्स आर हैवी ड्यूटी, हैवियर डबल स्टेक ट्रेन्स, ज्यादातर ट्रेन्स आर फास्टर, हैवियर एंड सेफर। और भारत में जो भी 13% लोड इज बीइंग मैनेज्ड बाय दीज, अराउंड 13%, सुनिएगा 13% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक, अराउंड 13% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक is being managed by DFCs, is being managed by DFC। अराउंड 13% ऑफ द लोड या 13% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक, जो भी फ्रेट ट्रैफिक है टोटल, उस फ्रेट ट्रैफिक का 13% जो है इन्हीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के द्वारा मैनेज
किया जा रहा है। रेलवे का जो फ्रेट ट्रैफिक है, रेलवे का जो फ्रेट ट्रैफिक है, फ्रेट ट्रैफिक ऑफ इंडियन रेलवेज है ना, इंडियन रेलवेज का जो फ्रेट ट्रैफिक है इज बीइंग मैनेज्ड बाय डीएफसीज, इन्हीं डीएफसीज के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। और क्या हुआ है, जैसे ही ये ऑपरेशनल हुआ है अराउंड 2%, 9.5% अराउंड अब तक, जैसे ही डीएफसीज ऑपरेशनल हुए हैं, जैसे ही डीएफसीज हैव बीन पुट इनटू ऑपरेशन, they have become functional, around 2.95% increase in the railway revenue, increase in the revenue of railway, रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ गया है अराउंड 2.95%। रेलवे के रेवेन्यू में अभी, रेलवे के रेवेन्यू में लगभग 2.95% की वृद्धि हुई है, अराउंड 2.95% इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द रेलवेज। रेवेन्यू और रेलवेज का बढ़ गया है। लगभग 13% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक है इंडियन रेलवे का, जो भी मालगाड़ियां, आप मान ले 13% मालगाड़ियां इसी रूट से ऑपरेट हो रही है। अराउंड 13% ऑफ द फ्रेट ट्रैफिक ऑफ इंडियन रेलवेज इज बीइंग मैनेज्ड बाय डीएफसीज। Around 2.95% increase in the revenue of the railways. Average speed of the train on these routes is above 70 km/h and on an average around 325 trains are running per day on DFCs, है ना। ये कुछ इसकी प्रोग्रेस के बारे में आप लोग अभी जान सकते हैं। समझ में आई या नहीं बात? यस और नो? अब फ्रेट कॉरिडोर्स की नीड क्या थी हमें, अब काम की चीज खत्म हो गई है, इनका एडवांटेज देखेंगे। नीड क्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखिएगा, अब इसकी नीड के बारे में बात करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नीड ऑफ डीएफसीज, क्योंकि डीएफसीज के बारे में हमने काम की चीजें पढ़ ली है। नीड ऑफ डीएफसीज क्या है, सुनिएगा। नीड ऑफ डीएफसीज, मैंने बताया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स एक्सक्लूसिवली डिजाइन है, एक्सक्लूसिवली बिल्ट किया गया इनको फ्रेट ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए। यहां पे पैसेंजर ट्रेन्स का मूवमेंट नहीं होगा। अब इंडिया में आप अगर देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से देखिएगा, ये जो एक रूट है, एक मेजर रूट है जो कि 16% ऑफ रेलवे ट्रैक है केवल इंडिया में। अगर आप रेलवे के नेटवर्क की बात करें तो रेलवे नेटवर्क में एक नेटवर्क है जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं रेलवे के हिसाब से। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हावड़ा, हावड़ा और हावड़ा से फिर दिल्ली। ये रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये रेलवे का अपना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और इसके दो डायगोनल भी हैं, समझिएगा। इसके दो डायगोनल भी है, एक तो दिल्ली से चेन्नई एक डायगोनल है, एक मुंबई से हावड़ा एक डायगोनल है। तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ रेलवेज है, along with its two diagonals from Mumbai to Howrah and Delhi to Chennai is ओवर यूटिलाइज्ड। ये बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज्ड है। ये टोटल रेल नेटवर्क का केवल 16% है, पूरा का पूरा सिस्टम। सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नीड को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नीड ऑफ डीएफसीज क्या है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सर अगर रेलवेज की बात करें तो जो रेलवे का अपना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू हावड़ा इन पश्चिम बंगाल, हावड़ा से दिल्ली, और इसके दो डायगोनल भी है। अलॉन्ग विद दैट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देयर आर टू डायगोनल्स, दिल्ली टू चेन्नई एंड मुंबई टू हावड़ा So this golden quadrilateral along with its two diagonals is overutilized. This golden quadrilateral along with its two diagonals, along with its two diagonals is overutilized. ये बहुत ज्यादा इसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इज ओवर यूटिलाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये केवल 16% ऑफ
इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 16% ऑफ रेल रूट, रेल रूट का केवल 16% है, बट कैरीज अराउंड 58% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। 58% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक है रेलवे का, वो इसी के ऊपर से चलता है। कैरीज 50% ऑफ, कैरीज 58% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड 52% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक, ऑफ रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक, रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक ऑफ रेलवेज। इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज्ड है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विच कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई एंड मुंबई, and along with its 2 diagonals Mumbai to Havra and Delhi to Chennai. This whole route consists of around 16% of the total railway route in India, 16% of the total rail route in India, but it holds or it carries around 58% of passenger traffic of railway. रेलवे का जो भी पैसेंजर ट्रैफिक है, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उनमें से आप कहें 58% ट्रेन्स जो होती हैं इसी रूट को यूज करती हैं, और 52% ऑफ रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रेन्स जो होती है या फ्रेट ट्रैफिक जो होता है इसी रूट से ऑपरेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ओवर यूटिलाइज्ड है, कहीं ना कहीं इस ट्रैक के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को डिजाइन किया है, क्योंकि लगभग 58% पैसेंजर ट्रेन्स इसी से ऑपरेट होती हैं, लगभग 52% मालगाड़ियां इसी रूट को फॉलो करती हैं। तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा कंजेशन हो रहा है। दूसरा, पैसेंजर ट्रेन्स को मूवमेंट करवाने के लिए मालगाड़ियों को रोकना पड़ता है क्रॉसिंग के समय, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए रिस्ट्रेन तो है, कंस्ट्रेंट तो है। तो इसीलिए हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या किए हैं, डिजाइन किए हैं। तो एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, golden quadrilateral along with its 2 diagonals is overutilized. It consists of only 16% of the rail route. It accounts, ऐसे लिख लो, it accounts for only, it accounts for only 16% of the rail route, 16% of the rail route, but carries 58% of the passenger traffic and 52% of the revenue traffic, oh sorry, freight traffic, and 52% of the freight traffic. क्लियर हो गई बात। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा यहां चेंज करना है, यहां चेंज करना आपको, ये 52 है और ये 58 है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो 52 है और ये 58 है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है ये तो। इधर का फैक्ट उधर हुआ है, इधर का फैक्ट उधर हुआ है। 52% ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक एंड 58% ऑफ द रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक। तो कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंस को कम करना है, किसके ऊपर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, अलोंग विद इट्स 2 डायगोनल्स, उसके ऊपर हमें हमारे डिपेंडेंस को कम करने की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या किए, डिजाइन किए। दूसरा, हमें यह भी इंश्योर करना है कि जो टोटल ट्रैफिक है, फ्रेट ट्रैफिक, है ना। और दूसरा क्या नीड है, नीड फॉर डीएफसी में दूसरी क्या नीड थी, अभी रेलवे से जो ट्रैफिक जाता ना, फ्रेट ट्रैफिक, अराउंड 10% ही है रेलवे का शेयर। नीड फॉर डीएफसी में दूसरी नीड है टू ब्रिंग द शेयर ऑफ रेलवे, टू ब्रिंग द शेयर ऑफ रेलवे, to bring the share of the railway in to 45% by 2030 in the total freight traffic of, in total freight traffic of country, total जो freight traffic है कंट्री का, इंट्रा स्टेट जो फ्रेट ट्रैफिक है कंट्री का, उसमें रेलवे के शेयर को कहीं ना कहीं
बढ़ाना है रेलवे के उसके लिए, और रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ाना है। तो भारत का जो भी टोटल इंट्रा कंट्री फ्रेट ट्रैफिक है, जो कि रोड के थ्रू भी ऑपरेट होता है, जो कि एयर के थ्रू भी ऑपरेट होता है, जो कि शिप्स के थ्रू भी या फिर बोट्स के थ्रू भी ऑपरेट होता है, जो कि रेलवे के थ्रू भी ऑपरेट होता है, तो ये जो फ्रेट ट्रैफिक है, टोटल फ्रेट ट्रैफिक है जो इंडिया का, उसमें रेलवे के कंट्रीब्यूशन को अराउंड 45% करना है। टू ब्रिंग द शेयर ऑफ रेलवेज टू 45%, टू 45% बाई 2030 इन द टोटल फ्रेट ट्रैफिक ऑफ द कंट्री। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट आपको? तो ये दो नीड्स आप लिखें। एक तो सर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का along with its two circuit, along with its two diagonals. This golden quadrilateral along with its two diagonals consisted only for accounted only for 16% of the total rail route या total rail network, but it carries around 58% of the passenger traffic of railways and 52% of the 52% of the passenger traffic of railways and 58% of the freight traffic of the railways. So somewhat it is overutilized. और दूसरा, हमें जो भी इंडिया का टोटल फ्रेट ट्रैफिक है, जो भी इंडिया का टोटल फ्रेट ट्रैफिक है, उसमें हमें रेलवे के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 45% करना, जो कि अभी 10 से 15% है 2030 तक। इसीलिए हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की आवश्यकता है, इसीलिए हमें डीएफसीज की आवश्यकता है। समझ में आ गई होगी बात? यस और नो? नेक्स्ट माय डियर, सम प्रपोज्ड डीएफसीज है ना, सम अदर प्रपोज्ड डीएफसीज, some other proposed DFCs, some other proposed DFCs, some other proposed DFCs, कुछ अदर प्रपोज्ड डीएफसीज भी हैं, जैसे ईस्ट कोस्ट डीएफसी, एक ईस्ट कोस्ट डीएफसी है, एक ईस्ट कोस्ट डीएफसी है। ईस्ट कोस्ट डीएफसी हमें बनाना है कहां से कहां तक? खड़गपुर से लेकर अभी बताऊंगा मैप पे, खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। एक और अब कुछ अदर प्रपोज्ड, सम अदर प्रपोज्ड डीएफसीज हैं, खड़गपुर इन वेस्ट बंगाल टू विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, अराउंड 1100 किलोमीटर के आसपास लेंथ, अभी बता दूंगा। तो ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक। नॉर्थ साउथ डीएफसी, नॉर्थ साउथ डीएफसी, नॉर्थ साउथ डीएफसी जो होगा वो फिर विजयवाड़ा को इटारसी से कनेक्ट करेगा, विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश टू इटारसी इन एमपी, टू इटारसी इन एमपी। और दो और हैं, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट और ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकंड। अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट, अब ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर फर्स्ट एंड ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकंड, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर सेकंड। मुझे इस जगह का नाम ही याद नहीं रहता, वो जगह का नाम टीप लेता हूं मैं, हिंदी में लिखा है मैंने नाम इवन, राज खरसावा कुछ ऐसे जगह का नाम है। एक बार मैं, राज खरसावा ही है, राज खरसावा ही है। ये होगा पालघर से दानकुनी, पालघर से दानकुनी, पालघर से दानकुनी, पालघर इन महाराष्ट्र से दानकुनी इन वेस्ट बंगाल। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सब कॉरिडोर सेकंड जो होगा राज खांसवाला इन झारखंड टू अंदाल इन वेस्ट बंगाल, अभी बता दूंगा सब, टू अंदाल इन वेस्ट बंगाल। ये चार प्रपोज्ड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इन्हें जरा चेक कीजिएगा। राज खरसावा, राज खरसावा, राज खरसावा, राज खरसावा, राज खरसावा इन झारखंड से अंदाल इन वेस्ट बंगाल।
ये कुछ प्रपोज्ड डीएफसीज हैं। अब थोड़ा थोड़ा क्या टीपना पड़ता है, टीचर भूल जाते हैं ना, क्यों विनोद? और मेरा काम तो कितना आप सोचो डाइवर्स है, इकोनॉमी भी है, सोशोलॉजी भी आ जाती है कभी कभी, भूगोल भी आ जाता है, आज थोड़ा भूगोल का चैप्टर है, तो भूलना स्वाभाविक है कोई कोई चीज। पाल घर, पाल घर है ये, पाल घर। कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई तो सुन लीजिएगा। पाल घर इन महाराष्ट्र से, पाल घर इन महाराष्ट्र से, दानकुनी इन वेस्ट बंगाल, राज खरसावा, राज खरसावा, राज खरसावा इन झारखंड से, अंदाल वेस्ट बंगाल, अंदाल वेस्ट बंगाल, विजयवाड़ा से इटारसी। अभी मैप के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैप के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 प्रपोज्ड है, एक बार मैप के ऊपर बताता हूं आपको तो आपको और समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए रूट्स मैं आपको बताता हूं, ये यहां से अपन शुरू कर रहे हैं। ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये ईस्ट वेस्ट वाला, ये वाला है ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाएगा ये ईस्ट से वेस्ट तक जाएगा, ये राज खरसावां तक जाएगा, राज खरसावां से फिर ये आगे दानकुनी तक जाएगा, राज खरसावां से दानकुनी तक जाएगा, राज खरसावां से दानकुनी तक, राज खरसावां से दानकुनी तक। दो है, दो बताए मैंने, ध्यान से देखिए। राज खरसावां से, एक तो पालघर से दानकुनी और राज खरसावां से अंदाल, राज खरसावां से अंदाल तो ये है, और पूरा का पूरा पालघर से दानकुनी ये वाला रूट है। दो रूट है इसमें, यहां से पालघर इन मुंबई से शुरू करेंगे, पालघर इन मुंबई से, ये नागपुर महाराष्ट्र होते हुए, फिर छत्तीसगढ़ होते हुए, फिर उड़ीसा होते हुए, झारखंड के राज खरसावां होते हुए दानकुनी वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। ये तो सब वन है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सब कॉरिडोर वन दानकुनी तक। और एक राज खरसावां से अंदाल की तरफ जा रहा है, राज खरसावां से अंदाल की तरफ जा रहा है, राज खरसावां से अंदाल की तरफ जा रहा है। ये ये वाला है, ध्यान से देखो। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 पालघर से दानकुनी, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राज खरसावां से अंदाल। दोनों को देख लेते हैं, एक बार दोबारा मैप के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा मैप के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। सर पालघर से पूरा का पूरा ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर दानकुनी तक जा रहा है, पालघर से दानकुनी तक जा रहा है। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1 की बात करें तो पालघर से लेकर दानकुनी तक जा रहा है, दानकुनी वेस्ट बंगाल तक जा रहा है। इसी का ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 भी है, 2 भी है, जो कि अंदाल तक जा रहा है, जो कि राज खरसावां से अंदाल तक जा रहा है, जो कि राज खरसावां से अंदाल तक जा रहा है। बहुत छोटा सा रूट है ये कुछ 2075 किलोमीटर लंबा है, देखो यहां पर लिख भी रखा होगा। ये राज खरसावां से अंदाल वाला जो रूट है ये केवल 195 किलोमीटर लंबा है, और ये जो पूरा का पूरा दानकुनी से लेकर पालघर वाला रूट है ये 2073 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा रूट दानकुनी से पालघर का 2073 है। ये लिख रखा है इसमें, ये वाली इमेज आप लोग देखिएगा ना। और फिर ये योजना मैंने आपको बताई थी, आगे जो है अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, ये वेस्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इसको सोननगर से आगे अंदाल और अंदाल से दानकुनी तक इसको आगे बढ़ाने की बात है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर आ गया, पुराना वाला जो साहनेवाल से सोननगर तक है, साहनेवाल से सोननगर तक है। अब इसको सोननगर से आगे अंदाल और अंदाल से आगे दानकुनी तक ले जाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, ताकि पूरा रूट कनेक्ट हो जाए। फिर अंदाल से राज खरसावां, और फिर दानकुनी से खड़गपुर होते हुए राज खरसावां होते हुए पालघर तक, तो पूरा का पूरा रूट की कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाएगी। एक क्लोज लूप हम बना देंगे, एक क्लोज लूप हम बना देंगे, ये पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? तो हमारी योजना है कि हम सोननगर से आगे इसको अंदाल तक ले जाएं, और अंदाल से आगे दानकुनी तक ले जाएं। किसको? वेस्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये मैप देखिएगा आप ना, गूगल से एक बार ये मैप लेकर पढ़िएगा। और दूसरा एक और काम करें कि कुछ अलग से प्रपोज किए हैं हमने, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पूरी की पूरी। कितना कमीशन हो गया है, टोटल कितनी लेंथ है, सब इस इमेज के ऊपर लिखी हुई है, सब इस इमेज के ऊपर लिखी हुई है।
है ना। तो ये सब इस इमेज के ऊपर लिखी हुई है, बता एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, ये चल रहा है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, जो कि पालघर से शुरू होता नागपुर होते हुए राज खरसावां झारखंड खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सब कॉरिडोर 2 राज खरसावां से अंदाल तक है। ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 राज खरसावां से अंदाल है। आगे फिर इनको सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मैंने आपको बताया ईस्ट कोस्ट डीएफसी, ईस्ट कोस्ट डीएफसी, ईस्ट कोस्ट डीएफसी ये रहा, ये खड़गपुर से लेकर ईस्ट कोस्ट डीएफसी ये रहा, खड़गपुर से लेकर बिल्कुल कोस्ट के अलोंग अलोंग विजयवाड़ा तक, खड़गपुर से विजयवाड़ा तक है ये ईस्ट कोस्ट डीएफसी। खड़गपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में और विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो वाया उड़ीसा ना, ये है ईस्ट कोस्ट डीएफसी। इट इज अराउंड 1115 किलोमीटर लॉन्ग। और फिर माय डियर इटारसी इन एमपी वाया नागपुर विजयवाड़ा तक, इटारसी से विजयवाड़ा तक आएंगे तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डीएफसी होगा, ये नॉर्थ साउथ डीएफसी होगा। इटारसी इन एमपी, इटारसी इन एमपी से अगर आप आएंगे, इटारसी इन एमपी से विजयवाड़ा तक आएंगे, इटारसी इन एमपी से विजयवाड़ा तक आप आएंगे तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, नॉर्थ साउथ डीएफसी होगा, ये नॉर्थ साउथ डीएफसी होगा। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? अब क्लियर है। ये वाली इमेज आप लोग देखिएगा, ये वाली इमेज आप देखिएगा गूगल करके, आप लोगों को सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी इमेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, डीएफसी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये एक तरह से प्रोजेक्ट मैप है डीएफसी का और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी है। इसी इमेज से मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। समझ में आ रही है बात? इस इमेज को आप प्रिंट ले लीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा, एक एक चीज बड़ी क्लियरली बता रखी है, एक एक चीज बड़ी क्लियरली बता रखी है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए कुछ एडवांटेजेस बता दीजिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के, ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें आज। कुछ एडवांटेजेस लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिख भी रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल अच्छा दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो इस इमेज को आप देखेंगे, नाउ सम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आप लिस्ट डाउन कर लीजिए, एक एक करके आप ही बताएंगे आप मुझे। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ, क्या है बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या होंगे, जल्दी से बताइए एक एक करके। एक तो सेपरेट रेल रूट फ्रॉम द पैसेंजर ट्रेन है ना, सेपरेट फ्रेट फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन, सेपरेट फ्रेट ट्रेन्स, इट सेपरेट्स फ्रेट ट्रेन्स फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन्स। जो इसके उद्देश्य थे वही इसके बेनिफिट्स हैं। स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, स्पीड अप्स द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, स्पीड अप्स द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स को स्पीड अप करता है। और जब स्पीड अप होंगे मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो कहीं ना कहीं स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो इससे क्या होगा, ड्रेस्टिकली कट्स द लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट में सब आ जाता है, हैंडलिंग कॉस्ट आ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। हाँ मूवमेंट या फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, एक ही बात होगी, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, जो भी आप लिखना चाहें आपकी लैंग्वेज में, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। drastically cuts the logistic cost, drastically cuts the logistics cost, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करता है। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये चार तो टारगेट हमने रखे ही थे कि एक तो सेपरेट फ्रेट, यही तो चार पर्पज थे, आप देखो यही तो चार पर्पज थे। इकोनॉमिक ड्रेस्टिकली, boost economic growth, reduces dependence upon, डिपेंडेंस किसके ऊपर,
इसकी नीड थी वही बेनिफिट बन जाएगा। रिड्यूसेस इन डिपेंडेंस ऑन golden quadrilateral of railways, golden quadrilateral and its two diagonals, golden quadrilateral and its two diagonals, golden quadrilateral and its two diagonals which are overutilized, its two diagonals which are overutilized, which are overutilized, उनके ऊपर डिपेंडेंस को कम करता है कहीं ना कहीं। बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बूस्ट करेगा ही। टाइमली अगर गुड्स की डिलीवरी होगी, टाइमली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी, तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी। ड्रेस्टिकली कट्स द लॉजिस्टिक कॉस्ट, स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, separates freight trains from the passenger trains, reduces dependence on golden quadrilateral of railways and its two diagonals which are overutilized. रिड्यूसेस ट्रांजिट टाइम्स, टाइम्स के बारे में भी लिख लीजिए। ट्रांजिट करने में जो टाइम होगा उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूसेस ट्रांजिट टाइम्स, गुड्स के ट्रांजिट में जो टाइम होता है उसको, है ना। और इंक्रीज इन द ओवरऑल एफिशिएंसी। और क्या है, बस ये तो पॉइंट्स, और एक दो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है विनोद, लॉजिस्टिक कॉस्ट में अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, एक तो ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट आ जाती है, साथ में उनकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आ जाती है, उनको कैरी करने की कॉस्ट आ जाती है। तो डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट में ना। तो वो जब एक अपने आप में आधा घंटा ले जाता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही मान के चलिए आप एक बार की लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब। तो एक तो इसका जो पर्पज था, है ना, इसका जो पर्पज था, हमने क्या किया था, एक सेपरेट रेल नेटवर्क, डेफिनेशन में ही कहा था मैंने, एक सेपरेट रेल नेटवर्क बनाना हमें। काई काई के लिए क्या गोल्स थे, डिजाइंड फॉर काई के लिए टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ ट्रैफिक, जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है, एग्जिस्टिंग रेल रूट है, टू रिड्यूस द कंजेशन ऑन एग्जिस्टिंग रूट्स, एग्जिस्टिंग रूट्स के ऊपर कंजेशन को या डिपेंडेंस को कम करने के लिए। पहला पर्पज तो ये था, पहला पर्पज ये था, तो वो एडवांटेज भी हो गया है, डिपेंडेंस कम हो गई है। दूसरा था टू स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट भी हो गया है। तीसरा था टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना था, कट द लॉजिस्टिक कॉस्ट, तो ये एडवांटेज भी बन गया। जो इसके पर्पजेस थे वही इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे, और इसके एम्स और पर्पजेस मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के साथ ही क्लियर कर दिए थे। डिजाइन टू डीकंजेस्ट द एग्जिस्टिंग लाइंस, टू स्पीड द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इसके पर्पजेस थे, जिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में डीएफसीज को इंप्लीमेंट किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, ऑपरेट और अब मेंटेन कर रहे हैं, वही पर्पजेस फाइनली इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे। क्लियर हो गए। और इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द रेलवेज, वो सारी चीजें तो लिख ही सकते हैं। और इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द रेलवेज है ना, इंक्रीज इन रेवेन्यू रेलवे का रेवेन्यू में, वो सारी चीजें और लिख सकते हैं। एक दो आप अपनी तरफ से भी स्टडी करके ऐड करने की कोशिश करें, ताकि कोई बड़ा प्रश्न बने तो आप लोग अच्छे से आंसर कर पाए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। मैं सोच रहा था 1 घंटे में फ्री हो जाऊं, लेकिन इट हैज टेकन अराउंड 1 hour and 15 minutes। आनंद आया आप लोगों को डीएफसीज पढ़ने में, समझने में, डीएफसीज क्या हैं, क्या प्रोग्रेस है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टुमारो वी विल बी अराउंड ईआरसीपी कर लेंगे अपन, और ट्रिपल आईटी भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ईआरसीपी तो कंप्लीट करना ही है टुमारो, वी हैव टू कंप्लीट विद द ईआरसीपी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको आनंद आया होगा। ओवरऑल जो एक आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए वो बिल्डअप हो गया है। विनोद, हाँ छुट्टी हो गई है अब आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू जी।